हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। दो बातें आज के एपिसोड में करनी है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब सुप्रीम कोर्ट गया है मद्रास हाई कोर्ट की ओरल ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ। और मुझे ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में इस मैटर को लिस्ट कर दिया, जबकि ये अर्जेंट मैटर नहीं है। अब कोर्ट ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स को सुनेंगे, जो पेंडेमिक की सिचुएशन है ग्रिम। हाई कोर्ट्स को ओरल ऑब्जर्वेशन से आमतौर से बचना चाहिए। आप हमारा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मीडिया को भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मैटर में पहले हाई कोर्ट गया इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट ने नहीं मानी बात, तो अब सुप्रीम कोर्ट आए। मैं ये समझता हूं कि ये गैर जरूरी है। और इसमें लीगल बात खास ये है कि स्पेशल लीव पेटिशन में आर्टिकल 136 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसी जजमेंट के खिलाफ, डिक्री के खिलाफ, डिटर्मिनेशन के खिलाफ, सेंटेंस के खिलाफ और ऑर्डर के खिलाफ, किसी भी कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के। यहां सेंटेंस का मतलब ये सेंटेंस नहीं है जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन ऑफिशियल्स को प्रोबेबली मर्डर के लिए शायद प्रोसिक्यूट करना चाहिए, या ये सेंटेंस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव। ये वो सेंटेंस नहीं है। यहां सेंटेंस का मतलब है किसी को 5 साल की सजा, किसी को सजाए मौत, किसी को उम्र कैद। सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट है। यहां ओरल ऑब्जर्वेशन ना सेंटेंस है, ना डिक्री है, ना डिटर्मिनेशन है, ना ऑर्डर है, ना जजमेंट है। तो ये आर्टिकल 136 का मामला बनता कहां है? इलेक्शन कमीशन को कौन लीगल एडवाइस देता है? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक कंसिस्टेंसी लॉ में रही है। एनपी पुन्नुस्वामी का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं और उन्हें जल्द से जल्द कंक्लूड करना चाहिए। अब यह सुप्रीम कोर्ट का पुन्नुस्वामी का जजमेंट बार बार कोट किया जाता है यह कह के कि किसी इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए। यह नॉर्मल हालात की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में नहीं कही थी, 1928 के स्पेनिश फ्लू के बारे में नहीं कही थी। जब देश शमशान घाट और कब्रिस्तान की तरह लग रहा है, शहर दर शहर, गांव दर गांव चिताएं जल रही, उस समय के लिए यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि इलेक्शन फौरन करा दो। बद्री नारायण के केस में बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन सोल अथॉरिटी है, डिसाइड करेगा इलेक्शन किस शेड्यूल पे और कब होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में यह बात कही गई कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन इसमें तय करेगा इलेक्शन कब होना। इलेक्शन कराने की सोल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। फिर भी मैंने अपने वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट है उसे देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में और इलेक्शन कमीशन की लायबिलिटी पे जो मैंने बनाया, मैंने इलेक्शन कमीशन को बचा दिया था। और मैंने कहा था जब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह फ्री नहीं है, जब ये अपनी इंडिपेंडेंस और स्पाइन डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहा, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबल करार देना और लायबल करार देना इंसाफ की बात नहीं होगी। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कई हाई कोर्ट्स परेशान हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने सर्कुलर्स को इन्फोर्स नहीं कर पा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार माना। 135 से ज्यादा
टीचर्स की मौत हो गई, शिक्षा मित्रों की मौत हो गई इलेक्शन ड्यूटी पर। मैं जानता हूं कई ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को जिनकी ड्यूटी लगी और वो बीमार हुए और फिर उनकी काउंटिंग पे ड्यूटी लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड कर दिए सारे आर्गुमेंट्स जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लिए थे और यूपी में काउंटिंग पंचायत इलेक्शन की रोकी नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बताया कि साहब क्लास 1 ऑफिसर मॉनिटर करेंगे सारे 800 के 800 काउंटिंग सेंटर। काउंटिंग सेंटर में पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव तभी आ पाएंगे जब वो RT-PCR निगेटिव होंगे। CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं, फुटेज को प्रिजर्व किया जाएगा, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा होगा, विक्ट्री रैलीज नहीं निकाली दी जाएंगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो स्टेट की बात हो रही है, स्टेट का कमीशन तो बहुत छोटा कमीशन होता है, उसके कहने के बावजूद बंगाल में जश्न शुरू हो गया, चेन्नई में जश्न हो रहा है, केरला में फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं, रेस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं। मुझे एहसास है कि जिस पिच पर इलेक्शन लड़ा गया था, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो इमोशनली अपने लीडर से जुड़े हुए हैं, वो उनकी जीत पर खुश होकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये वक्त खुशी मनाने से ज्यादा समझदारी दिखाने का है। मेरी अपील है कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो चुनाव जीत गई उनको बहुत बहुत बधाई। अपने कैडर को रोकें, सड़कों पर ना आने दें। इन कार्यकर्ताओं ने आपको चुनावों में इतनी बड़ी जीत दिलाई है, इनकी जानों की रक्षा की फिक्र करें। मैं ये समझता हूं कि ये वो समय है जिसमें बहुत ये डर था कि ये जो काउंटिंग सेंटर्स हैं ये बेड्स ऑफ इंफेक्शन बन जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि ये 150 का आंकड़ा नहीं है यूपी में जो शिक्षा मित्र और टीचर्स मरे हैं, ये 500 से ज्यादा का है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके की सिचुएशन है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना के इलेक्शंस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को बहुत फटकार लगाई। अब यह कि हाई कोर्ट्स जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं करना चाहती, उन्होंने इलेक्शन को रोका नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशंस की और सरकारों की जिम्मेदारी है। कम से कम 3 राज्यों में तो सरकार, चीफ मिनिस्टर जो हैं, वही सरकारें वापस आ रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन का रोल खत्म हो रहा है इलेक्शन के बाद। इन मुख्यमंत्रियों को अब अपना पूरा ध्यान अपने राज्य को सिक्योर करने में और लोगों की जानों को बचाने में लगाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन नाराज हो सकता है मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर, लेकिन भैया आपने ये इमेज बनाई है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था, किसी एक ऑर्डर के देने न देने से, एक जजमेंट के देने न देने से इमेज नहीं बनती। इमेज बनती है आपके एक्शन को जब एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग मॉनिटर करते हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो खामोशी से देखते हैं, बोलते नहीं आप क्या कर रहे हैं, तब आपकी इमेज बनती है। आज हमारे इलेक्शन कमीशन की इमेज एक इंडिपेंडेंट फेयर बॉडी की नहीं है जिसका कमिटमेंट संविधान को हो। यकीनन 8 फेजेस का इलेक्शन का डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और लीडरशिप को फेवर करने के लिए लिया था। अगर आंकड़े देखेंगे आप तमिलनाडु के, केरला के, वेस्ट बंगाल के, इन इलेक्शन की वजह से बहुत बड़ी जंप हुई है। स्टैटिस्टिकली बताया जा सकता है कि इन राज्यों में जो ये सेकेंड वेव कोविड की आई है वो इलेक्शन की वजह से आई है, इलेक्शन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ग्रेसफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना और फ्यूचर में अपनी इंडिपेंडेंस एसर्ट करना रवैया होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का। चुनाव आयोग ने
आनन फानन में राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को सख्ती के साथ लेटर लिखा है और कहा है कि अगर कहीं पे भी विक्ट्री रैली निकाली जाती है तो उस इलाके के पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई होगी और जो लोग बाहर आएंगे उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं सीरियस। अगर चुनाव आयोग ये कार्य पहले कर लेता तो देश दूसरी कोरोना लहर से बच जाता। खबरें आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा जी गोवा के गवर्नर बनाए जा सकते। सरकार का क्रिटिसिज्म इस पे हो रहा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की खास बात है रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी ये कर चुकी। एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस की। 2008 में मनमोहन सरकार ने उनको यूथ एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाया, बाद में ड्रॉप भी कर दिया, 2009 में ड्रॉप भी हो गए। मैं ये समझता हूं कि अब समय आ गया कि देश को एहसास होना चाहिए कि हमें अपनी संस्थाओं को बचाना है। अगर हमारी संस्थाएं बचेंगी नहीं तो संविधान नहीं बचेगा, और वो सिर्फ संविधान नहीं होगा, लोगों के जीवन पे वो बात आ जाएगी। डेमोक्रेसी का मतलब पुन्नू स्वामी में कहा है इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन नहीं, सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। कोई भी संस्था जो है उसकी लॉयल्टी लोगों को होनी है, सरकार को नहीं होनी, संविधान को होनी है। आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट सरकार का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाना है, हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन को आप चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली और फियरलेसली काम करे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। आज हमारे देश में उनकी प्रोसेस क्या है कि राष्ट्रपति जिसको चाहें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन दी ही नहीं है। पढ़ लीजिए संविधान, पढ़ लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सरकार जिसको कहेगी राष्ट्रपति को उसको मनोनीत करना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है तब तक आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म की एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने दुश्मन से भी सीखते हैं। रामायण में चले जाएं, रावण जो है अब नीचे गिर गया है, चोटिल हो चुका है, मरने वाला है। उस समय भगवान राम लक्ष्मण को आदेश दे रहे हैं कि क्योंकि इसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है रावण, जाओ इससे ज्ञान सीखो। पाकिस्तान की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, एक फेल्ड स्टेट है, हमारी डेमोक्रेसी उनसे बहुत आगे है, हमारा देश उनसे बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने संविधान से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट उनका राष्ट्रपति करेगा इन हिज डिस्क्रिशन 2010 में डिलीट कर दिया। अब उनका इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो या तो सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या वो जो जज बनने के लिए एलिजिबल हो।
और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे 4, वो हाई कोर्ट के जज रहे हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या जज रहा हो या जज बनने का एलिजिबल हो, और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स वो होंगे जो हाई कोर्ट के जज रहे हो। कैसे बनेगा इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट, कैसे होगा, ये तो क्वालिफिकेशन की बात है। प्रधानमंत्री अपोजिशन का जो लीडर होगा उससे कंसल्ट कर 3 नाम एक कमेटी को भेजेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी में 12 लोग होंगे। 9 लोग हाउस, जो पॉपुलर हाउस है उसके होंगे, 3 लोग अपर हाउस के होंगे, यानी उनके यहां सीनेट कहते हैं, हमारे यहां राज्यसभा कहते हैं। यानी टोटल 12 लोग हैं, और इन 12 में 6 अपोजिशन के हैं, 6 रूलिंग पार्टी के, 9 लोअर हाउस के हैं, 3 अपर हाउस के हैं। 3 नाम प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इन कंसल्टेशन भेजेंगे, और वहां पे ये जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 लोगों की, ये तय करेगी जब इस तरीके से इलेक्शन कमीशन बनेगा तो इंडिपेंडेंट होगा। आज हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार पे पूरी तरह निर्भर है। 2017 में पाकिस्तान ने फिर अमेंडमेंट कर अपने इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दे दी। आप देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन जो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर चुका है, अब जब 2 साल बाद हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने कहा कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल कर ले। बिल्कुल हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस को अब कंप्रोमाइज कर रहा है, इसलिए उसका सम्मान और उसमें विश्वास कम होता जा रहा है। अगर हमें अपने इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाना है, उसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें, उसके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाएं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सीबीआई चीफ के अपॉइंटमेंट में और सीवीसी के अपॉइंटमेंट में कुछ हद तक कोई प्रोसेस बना दी, उस तरह की प्रोसेस तो सुप्रीम कोर्ट को खुद बना देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, वरना इसमें कानून में बदलाव होना चाहिए। हमें अपनी संस्थाएं जैसे सीएजी, सीबीआई चीफ, आईबी चीफ, इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयत्न करने का समय आ गया है। देश को बचाने के लिए सिर्फ वोट मत दीजिए, 5 साल तक देश की गवर्नेंस में देश के अल्टीमेट सॉवरेन की तरह पार्टिसिपेट कीजिए। इमोशनल मुद्दों पे कैरीड अवे मत होइए। ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना ने हमें बता दिया, मंदिर मस्जिद से ज्यादा हमें अस्पताल चाहिए। देखिए मेरा वीडियो, जब मैंने बताया कि शायद समय आ गया कि हम डिबेट तो कर लें, कम से कम कंसीडर तो कर लें कि क्या हेल्थ केयर सर्विसेज को नेशनलाइज कर देना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। हम तो एक वैक्सीन के लगने को यूनिवर्सल नहीं बना पा रहे, उसका एक प्राइस नहीं बना पा रहे। अब हमें उठ जाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।